कल हमने ब्रेन पढ़ा था, लास्ट टॉपिक, सब्जेक्ट तो साइंस, ठीक है। आज हमको उसके आगे का पढ़ना है कि हमने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, ठीक है ना। उनका प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो पूरा नर्वस टिश्यू से भरा हुआ है, ठीक है ना। और नर्वस टिश्यू बहुत डेलिकेट होता है क्योंकि न्यूरॉन्स बस हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा हार्ड कोई सेल नहीं है या कोई डेड सेल नहीं है, सारे लिविंग सेल होते हैं और बहुत डेलिकेट, बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। सेम गोज विद स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें नेचर ने हमको दी हुई हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड होता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। कल मैंने बताया था हमारा जो ब्रेन है, ठीक है ना, वो इस हड्डी से पूरा कवर है। ये जो हमारा स्कल के ऊपरी साइड में जो हड्डी होती है, इस हड्डी को बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है ना। क्रेनियम, खोपड़ी तो खैर पूरा स्कल हो गया, बट इतना हिस्सा जो सर का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। और इसके अंदर की कैविटी को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल कैविटी, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें भरा रहता है एक फ्लूइड जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्रेनियल फ्लूइड, ठीक है। क्रेनियल फ्लूइड जो है वो क्यों भरा रहता है? यानी कि वो भरा रहता है ब्रेन और क्रेनियम के बीच में। सबसे पहली बात तो अगर हमें कोई ऐसे शॉक वॉक लगता है तो ज़रूरी नहीं है ब्रेन तक टच हो जाए हमारी हड्डी, क्योंकि मैंने बताया ब्रेन बहुत डेलिकेट है। तो इस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा फ्लूइड होता है हमारे पास? क्रेनियल फ्लूइड, ठीक है ना। एक तो शॉक को भी एब्जॉर्ब करता है और दूसरा हमारे ब्रेन को मॉइस्ट रखता है, यानी कि गीला रखता है, ठीक है, ताकि वो सूख ना पाए, ठीक है। दूसरा, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारे ब्रेन से निकलती है पीछे की तरफ और हमारी कमर तक आती है। लेकिन अगर हम पीछे टच करें तो जिसको हम टच कर रहे हैं वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत डेलिकेट ट्यूब है, ठीक है ना, पतला सा कोमल सा ट्यूब है। उसको कवर कर रही है चारों तरफ से वर्टिब्रल कॉलम, या जिसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? बैकबोन, ठीक है। हमारी ये जो पीछे ये बैकबोन है, ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। तो वर्टिब्रल कॉलम के दो फायदे हैं। पहला तो स्पाइनल कॉर्ड कैसी रहेगी? हाँ, इसका क्या फायदा है? वर्टिब्रल कॉलम का क्या फायदा है? स्पाइनल कॉर्ड को क्या करेगा? प्रोटेक्टेड करके रखेगा। दूसरा, एक और वर्टिब्रल कॉलम का काम बताओ। क्या? टेक्सचर, मॉइस्चर, पॉस्चर, ठीक है, पॉस्चर कहना चाह रहा है, पॉस्चर देना, यानी कि हमारा जो है सीधी रहे, बोलते हैं ना सीधे करके बैठो, पीठ सीधी करके। तो ये हमारी जो बैकबोन है उसको हम सीधा रखना है। अच्छा, हमारी बैकबोन जो है वो बिल्कुल ऐसी होती होगी, है ना? नहीं होती, ठीक है ना, वो हमारी कुछ ऐसी होती है। क्यों होती है ऐसी भाई? ये कर्व्ड टाइप की, ये कर्व्ड होती है ताकि हम आराम से अपनी बॉडी के हिसाब से, अब देखो हमारा ये हिस्सा तो ठीक है, अब ये हिस्से में क्या है? हमारे लंग्स प्रेजेंट है, तो इसको थोड़ा सा उठना पड़ेगा ताकि हम सांस ले सकें और हमारे जो लंग्स की हड्डियां, यानी जो हमारी पसलियां हैं, ठीक है ना, लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली जो रिब्स हैं, वो आसानी से बाहर आ सकें। फिर उसके बाद वापस पीछे चली जाती है, वो दिख रहा है, ठीक है। और इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, इसमें ऐसी पतली छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बना रहता है, समझ में आ गया? इनको हम बोलते हैं वर्टिब्री, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्री से मिलके बना रहता है, ठीक है। और ये वर्टिब्री बहुत सारी होती हैं और ये अलग अलग होती हैं ताकि तुम्हारी बैकबोन आसानी से मुड़ सके, समझ आ गया? अगर एक सीधा पूरा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी ये हड्डी है, ये वाली, ठीक है, इसको तुम नहीं मोड़ सकते, ठीक है ना, यहाँ से। लेकिन अगर ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनी होती तो इसको क्या कर सकते हैं? हम मोड़ सकते थे आराम से, समझ में आ गया? जैसे हमारी ये होती है, देखो, जैसे हमारी फिंगर्स की बोन है, हमारी फिंगर कितने बोन से बनी है? ये वाली 3 बोन से। तो इसको हम हर एंड पर यहाँ से भी मोड़ सकते हैं, यहाँ से भी मोड़ सकते हैं। ठीक हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ है, जिसमें हम झुक सकें, ऐसा कर सकें, ठीक है ना, योगा कर सकें, इसलिए। और उसमें भी फ्लूइड होता है ताकि वो भी क्या रहे? शॉक एब्जॉर्ब कर सके। नाउ अगला ये एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हमें देखना है कि कैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी स्टिमुलाई पर। मान लो मैंने इसके पास चौक फेंकी, ठीक है ना, तो अचानक ये क्या करेगा? अपने हाथ को ऐसे ले आएगा। ये चीज़ कैसे हो रही है? ध्यान से देखो। जैसे ही इसके नर्वस टिश्यू ने रिसीव किया सिग्नल, यानी कि जैसे ही मैंने इसको फेंकी, ठीक है, तो इसकी आंखों ने देखा, आंखों में रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर ने क्या बनाया? एक डर बनाया, रिसेप्टर ने एक सिग्नल बनाया।
सेंस करके, सेंसरी रिसेप्टर है तुम्हारी आंखों में, तो सेंस करके एक सिग्नल बनाया, उस सिग्नल को हम कौन सा सिग्नल बोलते हैं? सेंसरी सिग्नल। फिर वो सेंसरी सिग्नल कुछ न्यूरॉन्स के थ्रू तुम्हारे ब्रेन तक गए, उन न्यूरॉन्स को भी क्या कहा जाता है? सेंसरी न्यूरॉन्स। ये पूरी चीज़ें सेंस हो रही हैं, ठीक है, अभी सिग्नल जा रहा है, अब वो तुम्हारे ब्रेन पे गया, ठीक है, ब्रेन तक गया, यानी कि स्टिमुलस आया रिसेप्टर के थ्रू, कहाँ तक गया? ब्रेन तक। अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड टेक डिसीजन। चौक फेंकी, ब्रेन को सिग्नल मिला कि चौक आ रही है, तो उसने डिसीजन लिया, क्या करने का? हाथ उठाने का, लेकिन अभी सब डिसीजन लिया है। फिर वो क्या करेगा? कन्वेज डिसीजन टू मस्कुलर टिश्यू। फिर वो एक सिग्नल बनाएगा, ब्रेन एक और सिग्नल बनाएगा, जिसको कौन सा सिग्नल बोलेंगे? मोटर सिग्नल। समझ में आ गया? मोटर सिग्नल, जो कि हमें मूव कराएगा। मोटर क्या करती है? मूव करती है, तो वो हमें मूव कराएगा। मोटर सिग्नल जाएगा मसल्स तक, कौन से न्यूरॉन्स के थ्रू? नहीं, मस्कुलर न्यूरॉन्स नहीं, जिस टाइप का सिग्नल उसी टाइप के न्यूरॉन। जैसे सेंसरी सिग्नल था, कौन से न्यूरॉन के थ्रू गया था? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। वैसे ही जो मोटर सिग्नल आएगा वो किसके थ्रू जाएगा? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। समझ में आ गया? ठीक है ना? कल रिफ्लेक्स आर्क बनाया था, सब भूल गए क्या? ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जब मैं समझा रहा था तब क्या कुछ खा पी के बैठे थे? सिंपल सी बात है। देखो, जैसे ही स्टिमुलस दिखता है सिग्नल बनता है। कौन सा सिग्नल बनता है? अरे भाई, सेंस किया, कौन सा सिग्नल बना? सेंसरी सिग्नल बना, क्योंकि सेंस किया तुमने कुछ। सेंसरी सिग्नल कौन से न्यूरॉन के थ्रू जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। कहाँ तक जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन, दोनों में से कहीं भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, कहाँ से सिग्नल आ रहा है। अब आंखों में अगर सिग्नल आएगा, मैं चौक फेंक रहा हूँ, आंखों में सिग्नल आ रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड में क्यों जाएगा? कहाँ जाएगा वो? ब्रेन में। ब्रेन में आया तो ब्रेन ने क्या लिया फिर? डिसीजन, एक्शन नहीं, डिसीजन लिया, एक्शन करने का डिसीजन, और एक और सिग्नल बनाया। कौन सा सिग्नल? नहीं, कौन सा सिग्नल? मोटर सिग्नल बनाया, ठीक है। मोटर सिग्नल क्या कराएगा तुमसे? रिएक्शन करवाएगा। समझ आ गया? अब ये मोटर सिग्नल फिर से एक न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। कौन से न्यूरॉन के थ्रू? मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। और मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ तक जाएगा? मस्कुलर टिश्यू। अब वो मस्कुलर टिश्यू में जाएगा तो मस्कुलर टिश्यू में क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन होते हैं, कहते हैं ना प्रोटीन खाओ मसल्स बनेंगी। वही प्रोटीन्स जो हैं वो जैसे ही सिग्नल को रिसीव करेंगे कि भाई हाथ उठाना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने लगेंगी। मसल्स जो है, मसल के फाइबर्स जो हैं अपने आप को थोड़ा चेंज करने लगेंगे। कैसे चेंज करेंगे? वो जो है अपना शेप और अरेंजमेंट को चेंज करेंगे, जिससे मसल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वो क्या करने लगती हैं? मूवमेंट करने लगती हैं। तो जैसे ही तुम ऐसे मूव करेंगी मसल्स तो तुम अपना हाथ ऐसे कर लोगे। समझ में आ गया? ये पूरी स्टोरी है कैसे हम रिएक्ट करते हैं किसी भी। और ये कितने जल्दी होता है? बहुत जल्दी होता है, ठीक है ना। पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, बट मैं पूछ रहा हूँ बहुत जल्दी होता है। इतनी सारी चीज़ें मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनो बेटा। मसल्स तक पहुंचने में तो टाइम लगता है, ऐसा थोड़ी है कि मैंने चौक फेंकी, जब तुम्हें लग गई तब तुमने हाथ उठाया, ठीक है ना। जल्दी हाथ उठा लेते हैं हम। तो सोचो, तुम सोचना, सिग्नल आया, आंखों तक आया, सेंसरी सिग्नल बना, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में गया, ब्रेन ने डिसीजन लिया, कौन सा सिग्नल बनाया? मोटर सिग्नल। मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ तक गया? मसल्स तक। मसल्स को सिग्नल मिला, मसल्स के प्रोटीन्स में क्या हुआ? चेंज हुआ, अरेंजमेंट, शेप चेंज हुआ, मसल्स क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट। और क्या किया? मूवमेंट। ये सब बहुत कम समय में हो गया, आधे सेकंड से भी कम समय में। समझ में आ गया? ठीक है, ये देखो, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है ये पूरा पार्ट हो चुका है कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। पूरा नर्वस सिस्टम हमारा खत्म। हमने क्या क्या पढ़ा नर्वस सिस्टम में? सबसे पहले यूनिट पढ़ी नर्वस, पहले तो टाइप्स पढ़े, CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हमने यूनिट पढ़ी, क्या बोलते हैं यूनिट को? न्यूरॉन, नर्व टिश्यू या नर्व सेल। नर्व सेल को पढ़ा। फिर हमने पढ़ा साइनेप्सिस क्या होता है, जंक्शन पढ़ा, किस किस का जंक्शन? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल्स का जंक्शन पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा?
ट्रांसमिशन पढ़ा, ठीक है, कैसे ट्रांसमिट होते हैं सिग्नल, फिर हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, फिर हमने ब्रेन पढ़ा, और ब्रेन के बाद हमने नर्वस टिश्यू कैसे प्रोटेक्टेड रहता है और मैकेनिज्म क्या है नर्व एक्शन का, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट, हमारा कंट्रोल वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है। हाँ, अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन। हाँ, बस कोऑर्डिनेशन दो चीज़ों में देखेंगे, दो ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है। आज हम प्लांट्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में एनिमल्स। चलो नाउ मैंने बताया कंट्रोल पार्ट पूरा हो चुका है, कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है एक पार्ट पूरा कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेशन यानी कि बहुत सारे पार्ट आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। अब प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, उसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है कि प्लांट किसी स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स कैसे देता है, और उसमें दूसरा पार्ट पढ़ना है कि प्लांट के हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं। प्लांट के पास भी हॉर्मोन्स होते हैं जैसे हमारे पास होते हैं, लेकिन प्लांट के पास एक चीज़ नहीं होती, वो है नर्वस टिश्यू। जैसे हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, पूरा नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं, प्लांट्स के पास वो नहीं होते। लेकिन क्या उनमें रिस्पॉन्स नहीं आता किसी चीज़ को लेके? आता है। तो पहली लाइन क्या लिखी है? नो स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू बट कैन स्टिल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कोई भी चेंज आएगा, कोई भी स्टिमुलस आएगा तो प्लांट उस पर रिस्पॉन्स करता है, इवन दो वो रिस्पॉन्स बहुत तेज़ नहीं होता जनरली, लेकिन वो रिस्पॉन्स करता है। और उन रिस्पॉन्सेस को हमें दो टाइप में देखना है। पहले रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स, और दूसरे रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट्स, ठीक है। नेस्टिक और ट्रॉफिक मूवमेंट्स क्या होता है पहले तो ये समझो। मूवमेंट तो पता है ना, प्लांट बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, लेकिन मूव कर सकता है। मूव करने का मतलब ये नहीं चलने लगेगा, मूव करने का मतलब है अपने ही जगह पर मूव कर लेगा, हिलेगा डुलेगा। तो ये दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप का मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट होता है, दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लेना। नेस्टिक मूवमेंट एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यानी उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और दूसरा कैसा होता है? टेम्पररी, यानी अगर पहले था कुछ ऐसा था, मूवमेंट हुआ और वापस ऐसा हो गया, यानी वापस से अपना जो शेप है उसको रीगेन कर लेता है, ठीक है ना, वापस से जैसा वो था वैसा हो जाता है। और दूसरा ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ग्रोथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि प्लांट जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे नेस्टिक मूवमेंट करेगा। नेस्टिक मूवमेंट कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, और टेम्पररी होते हैं, वापस के वापस वैसा हो सकता है। समझ में आ गया? रिवर्सिबल होते हैं। नाउ अब कितने टाइप, जैसे ही मैं तुमको टाइप बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा नेस्टिक मूवमेंट क्या। पहले टाइप का नेस्टिक मूवमेंट क्या है? थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी में जो स्टिमुलस होता है वो क्या होता है? टच। यानी अगर तुम किसी प्लांट को टच करो, वो एक रिस्पॉन्स दे और वापस वैसा हो जाए, इसको हम बोलते हैं थिग्मोनेस्टी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा प्लांट है? टच मी नॉट प्लांट, ठीक है ना, छुई मुई कहते हैं जिसको। टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को जैसे ही तुम टच करोगे तो उसकी पत्तियां कर्ल हो जाएंगी, वो मुरझा जाएगा और थोड़ी देर में वैसे का वैसा हो जाएगा। समझ में आया? किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा वो, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन से स्टिमुलस आ सकता है। दूसरा, मोडिफाइड लीव्स ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप सुना है तुमने, है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वो, ठीक है ना। वो क्या करता है, जैसे ही उसकी जो लीव्स मोडिफाइड लीव्स होती हैं, ठीक है, ऐसे खुली रहती हैं, जैसे कोई कीड़ा वगैरह आके बैठेगा, इंसेक्ट आके बैठेगा, वो बंद हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन वापस से खुल जाती हैं, यानी वो भी एक टेम्पररी रिस्पॉन्स है, वो भी थिग्मोनेस्टी का पार्ट है, वो भी टच सेंस कर रहा है। समझ में आ गया? दोनों में स्टिमुलस क्या है तुम्हारा? टच। अगले टाइप की नेस्टी होती है फोटोनेस्टी। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करना, लेकिन टेम्पररी रिस्पॉन्स। जैसे एक एग्जांपल है मून फ्लावर। मून फ्लावर नाम का जो प्लांट है, वो नाम से समझ आ रहा है कि दिन में उसकी जो पंखुड़ियाँ रहती हैं फूल की, वो कैसी रहती हैं? क्लोज। और रात में जो है, जब मून लाइट, या फिर हम कहते हैं रात में जब डार्कनेस हो जाती है, तो वो खुल जाती हैं। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद जो हमारा मूवमेंट है वो कौन सा मूवमेंट है? ट्रॉफिक मूवमेंट्स। ट्रॉफिक मूवमेंट जस्ट इसके उल्टे हैं। जैसे ये टेम्पररी मूवमेंट था, ये कैसा मूवमेंट होता है? परमानेंट मूवमेंट, या फिर इसको हम कैसा बोलते हैं? इरिवर्सिबल। एक बार हो गया तो जनरली दोबारा वापस नहीं होता। और पहली बात तो डायरेक्शनल है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करेगा। दूसरी बात, ग्रोथ डिपेंडेंट है। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता जाता है ना, ये मूवमेंट शो करता जाता है। इनका होना पक्का है, ये हर प्लांट्स में होगा, लेकिन ये हर प्लांट में नहीं होता। देखो मैंने एग्जांपल ही दिए, टच मी नॉट। क्या टच करने से सारे प्लांट मुरझा जाते हैं? नहीं। नेस्टिक मूवमेंट्स बहुत स्पेशलाइज्ड प्लांट्स में होता है, लेकिन ट्रॉफिक मूवमेंट्स सारे प्लांट्स में होते हैं। अब ट्रॉफिक मूवमेंट में पहला ट्रॉफिज्म क्या है?
फोटोट्रॉफिज्म। फोटो यानी स्टिमुलस क्या होगा, लाइट। इसमें लाइट में एक टेम्पररी रिस्पॉन्स आ रहा था, इसमें लाइट में एक परमानेंट रिस्पॉन्स आएगा। एक तुम्हारे में एक्टिविटी भी दी है कि अगर तुम एक प्लांट को बहुत ज़्यादा डार्कनेस में रखो, ठीक है ना, एक डार्क कमरे में, और सिर्फ एक ही खिड़की रहे एक साइड में, पर्टिकुलर साइड में, तो वो देखना वो प्लांट उसकी तरफ क्या होने लगेगा, झुकने लगेगा, लाइट की तरफ जाने लगेगा। समझ में आ गया, ठीक है। इसको कौन सा ट्रॉफिज्म बोलते हैं, फोटोट्रॉफिज्म। अगर वो लाइट की तरफ जा रहा है तो कैसा फोटोट्रॉफिज्म बोलते हैं हम इसको, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म, लाइट की तरफ जाना। और अगर लाइट से दूर जा रहा है तो कैसा ट्रॉफिज्म होगा, नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। समझ आया, जरूरी नहीं है कि उसकी तरफ ही जाना है, उसके अपोजिट भी जा सकता है, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉफिज्म, क्योंकि स्टिमुलस क्या है, लाइट। लेकिन ये कैसा रिस्पॉन्स होगा, टेम्पररी या परमानेंट, परमानेंट, हमेशा के लिए झुक जाएगा। नेक्स्ट जियोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म में जो स्टिमुलस है वो क्या है, ग्रेविटी, ठीक है, यानी कि ग्रेविटी की तरफ गया तो पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म, ग्रेविटी के अगेंस्ट गया तो नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म, ठीक है ना। जैसे कि रूट जो होती है वो कहाँ जाती है, जमीन की तरफ या जमीन से दूर, जमीन की तरफ, तो कैसा जियोट्रॉफिज्म शो करती है वो, पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म। समझ में आ गया। और अगर मैं कहूँ कि अवे फ्रॉम द अर्थ, जैसे कि शूट होती है, पत्तियाँ होती हैं, वो कहाँ जाती हैं, स्टेम जो होती है वो ऊपर जाती है, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी, तो कैसा जियोट्रॉफिज्म शो करती है, नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म। क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी कैसा मूवमेंट होगा, परमानेंट या टेम्पररी, परमानेंट। हाँ मैं बता रहा हूँ मनी प्लांट का क्या सीन है। थिग्मोट्रॉफिज्म, ठीक है, थिग्मोट्रॉफिज्म फिर से स्टिमुलस क्या आएगा, टच, लेकिन यहाँ पर एक टेम्पररी, ये थिग्मोनेस्टी था, टेम्पररी मूवमेंट, ये परमानेंट यहीं पर आता है। जैसे तुम मनी प्लांट कह रहे हो, या फिर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम बहुत डेलिकेट होती है, बहुत पतली होती है, वुड नहीं होता उनमें, तो वो अगर ज़मीन में ग्रो होते रहेंगे तो ज़मीन में बिछ जाएंगे। तो वो पता है क्या करते हैं, कुछ टेंड्रिल्स निकालते हैं, छोटी छोटी गोल गोल गोल, और वो क्या करते हैं, उनको ऐसे ना घुमाते हैं, लिटरली ऐसे घुमाते हैं, और जहां उनको कुछ मिल जाता है वो टच सेंस करते हैं और उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं। समझ में आ गया। ऐसे मूव, जो मटर होता है वो भी ऐसे मूव करता है, जो कुकुम्बर होता है, जो हमारे पपीता होता है, कुम्हड़ा होता है, कुम्हड़ा जानते हो क्या, कद्दू, ठीक है ना, वो भी ऐसी, उसकी जो स्टेम्स होती हैं ऐसे ही मूव करती हैं। उनको जहाँ जगह दिख जाए, जहाँ कोई पोल दिख जाए, जहाँ भी कोई दूसरी स्टेम दिख जाए, वो उसके चारों तरफ अपनी टेंड्रिल्स लपेट लेती हैं, लटाएं, ठीक है ना, लपेट लेती हैं और चढ़ने लगती हैं। तो वो भी क्या सेंस कर रही हैं, टच सेंस कर रही हैं। हाँ ठीक है ना, ठीक है, माफ़ कर दो उसको। स्टेम टेंड्रिल्स ऑफ वीक स्टेम स्टिक टू बैम्बू स्टेम फॉर सपोर्ट, यानी वीक स्टेम जिनके पास होती हैं उनकी टेंड्रिल्स जो है वो बैम्बू जानते हो क्या, बांस, ठीक है, बांस जो रहते हैं उनके चारों तरफ लटक जाती हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। चौथा आता है हाइड्रोट्रोफिज्म, यानी इसमें स्टिमुलस क्या होगा, वाटर, ठीक है ना। अब जो वाटर है, रूट मूव्स टुवर्ड्स हायर वाटर कंसंट्रेशन इन सॉइल, रूट्स को चाहिए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी आए, तो वो किस तरफ जाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा क्या होगा, पानी। मान लो एक पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पर एक तालाब है, यहाँ पर जो है वो पौधे उग रहे हैं, यहाँ पर पानी है, तो उनकी जो रूट्स होंगी थोड़ा किस तरफ बेंड हो जाएंगी, तालाब की तरफ। समझ में आ गया। इसको हम कौन सा ट्रॉफिज्म बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉफिज्म। और लास्ट कौन सा आता है, हाँ नहीं, लोटस तो पानी में ही उगता है, वो प्लांट्स की बात कर रहा हूँ जो ढूंढते हैं ज़्यादा पानी का कंसंट्रेशन कहाँ। लास्ट आता है कीमोट्रॉफिज्म। कीमोट्रॉफिज्म यानी स्टिमुलस क्या होंगे, केमिकल्स। अब केमिकल स्टिमुलस होंगे तो एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या होता है, एक फ्लावर है, उस फ्लावर में एक ओवरी नाम का पार्ट होता है, ठीक है, अभी अपन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे उसको। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल में होता है फीमेल गैमीट, ठीक है ना, फीमेल गैमीट होता है, फीमेल सेल होता है। फीमेल सेल से किसको आके मिलना चाहिए, मेल सेल को, ठीक है ना, ऑब्वियसली, तभी तो रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो क्या होता है कि जो पराग कण होते हैं, यानी कि जो हवा में उड़ते हैं, जिनको पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, फूल से चिपकते हैं आके, जैसे ही वो फूल से चिपकते हैं ओव्यूल से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें से मेल गैमीट जो है एक ट्यूब निकालता है, पॉलन ट्यूब, उसकी तरफ, ओव्यूल की तरफ, ठीक है। मैं छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जगह नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। मान लो यहाँ पर ओव्यूल है, ठीक है,
अभी मैं सारे पार्ट्स के नाम नहीं लूँगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर आकर पॉलन ग्रेन अटैच होता है। पॉलन ग्रेन में कौन सा गैमीट है? पॉलन ट्यूब हैविंग मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन में कौन सा गैमीट है? मेल गैमीट। ओव्यूल में कौन सा गैमीट है? फीमेल गैमीट। तो ओव्यूल क्या करता है? कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। तो जैसे ही केमिकल इसको मिलता है पॉलन ग्रेन को, ये एक ट्यूब निकालता है, एक फिसल पट्टी निकालता है, और वो फिसल पट्टी कहाँ तक जाती है? ओव्यूल तक। कैसे जाएगी ओव्यूल तक? उस केमिकल का पीछा करते हुए, और इस फिसल पट्टी के थ्रू मेल गैमीट फिसल जाएगा और फीमेल गैमीट से मिल जाएगा। इसको कौन सा ट्रॉफिज्म बोलते हैं? कीमोट्रॉफिज्म। समझ में आ गया? ऐसे कई फ्लावर्स होते हैं जो कई इंसेक्ट्स को अपनी तरफ कुछ केमिकल्स रिलीज करके बुलाते हैं। ये वीनस फ्लाईट्रैप, हाँ ऐसा वो भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे ट्रॉफिक मूवमेंट, ये हो गए हमारे नेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है ना। टेम्पररी, परमानेंट, दो टाइप के होते हैं, थिग्मोनेस्टी और फोटोनेस्टी। ये कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। फोटोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, थिग्मोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म। सारे समझ में आ गए? बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, बस इनसे फोटो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब, थिग्मो का मतलब हाइड्रो यानी कीमो यानी केमिकल, ठीक है ना। बस इनसे तुम्हें सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एक क्वेश्चन आता है कि पॉलन ट्यूब जो है वो कौन से ट्रॉफिज्म की वजह से पॉलन ओव्यूल की तरफ होता है? कौन से ट्रॉफिज्म की वजह से? कीमोट्रॉफिज्म, याद रखना, ठीक है। तो इतना हो गया। अब अगली क्लास में हम प्लांट के हार्मोन्स पढ़ेंगे और एनिमल के हार्मोन्स पढ़ेंगे। एनिमल के हार्मोन्स नहीं भी हो पाए तो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, लेकिन 2 क्लास का मैक्सिमम ये चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक।